हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स पावर, लोड एंगल, सब कुछ खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि सर लोड एंगल में आपने इसके दूसरे दूसरे नाम तो बताए नहीं। वो मैं वहां पर नहीं बताया क्योंकि वहां सिर्फ और बेसिक में लोड एंगल के बारे में बात कर रहा था। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा आपको पावर वगैरह सब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि लोड एंगल को हम लोग पावर एंगल भी बोलते हैं, टॉर्क एंगल भी बोलते हैं, कपलिंग एंगल भी बोलते हैं। अलग अलग उसके बहुत सारे नाम हैं, उन सब नामों को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। अभी बेसिक में सिर्फ ये समझिए कि लोड एंगल क्या है। ठीक है, तो चलिए आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं बेसिक पावर फ्लो कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको पूरा पावर सिस्टम समझने में। ठीक है, तो ये जो अगला 1 घंटे का या आधे घंटे का जो डेरिवेशन होने वाला और इससे इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, इसका अगर समझ आ गया आपको एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के फ्लो का सिग्निफिकेंस, देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, बट अगर इसके फ्लो का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया तो उसके बाद पावर सिस्टम आपके लिए हलवा, एकदम एकदम हलवा, बहुत ही आसान तरीके से पावर सिस्टम की समझ आ जाएगी आप में। ठीक है, अब मैं यहां से ये नहीं बोलूंगा बहुत इजी हो जाएगा, जैसे नेटवर्क जैसा सब्जेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं, अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो कि मैं बेसिक बना रहा हूं वो अगर स्ट्रांग है तो पूरा पावर सिस्टम आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए, तो बेसिक पावर फ्लो कंडीशन देखते हैं हम लोग कि क्या होती है, और असल में ये अगर आप समझ गए तो पूरा पावर सिस्टम आपके लिए बहुत आसान बनने वाला है। तो चलिए मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है किसी जनरेटिंग प्लांट से होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कोई जनरेटिंग प्लांट है जो कि ये अल्टरनेटर का सिंबल है, सिंगल लाइन डायग्राम, और ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या बोल देंगे यहां पर कि ये है एक तरह का ई एंगल डेल, कोई इंड्यूस ईएमएफ है जिसको हम लोग पावर सिस्टम में आगे चल के सेंडिंग एंड वोल्टेज भी बोलेंगे। तो ई एंगल डेल, और यहां से मैंने अभी जनरेटर का ही सिंबलाइजेशन लिया है, मैंने इसका जनरेटर का भी रिएक्टेंस अभी नहीं बना रहा हूं। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यहां पर एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक इंपीडेंस होगा, एक इंपीडेंस आर प्लस जे एक्स। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में इंपीडेंस होगा, कंडक्टेंस भी होगा। आप बोलोगे सर कैपेसिटेंस क्यों नहीं लिया, वो सब ट्रांसमिशन लाइन में। बेसिक मैंने क्या करा अभी, यहां पर कैपेसिटेंस इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लिया, और आर प्लस जे एक्स कोई भी एक इंपीडेंस होगा आपके ट्रांसमिशन लाइन का। और देन आपका क्या आ जाएगा, यहां पर लोड आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर लोड। तो सिंपल में पावर सिस्टम एक तरह का मैंने ड्रॉ कर दिया जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर वगैरह सब हटा दिया है, ये लोड, और इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। और ये जो लोड है, ये जो लोड है इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वी एंगल 0, जिसको आगे चल के हम लोग रिसीविंग एंड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जो प्रैक्टिकल लोड होता है आपका वो कौन सा होता है, लेगिंग पावर फैक्टर का। तो मैंने लेगिंग पावर फैक्टर के नेचर का लोड ले लिया है। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा करंट एंगल, लैगिंग लोड है तो करंट का एंगल क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। तो इस तरीका एक बेसिक पावर सिस्टम जहां पे जनरेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, देन लोड तक आपका पावर पहुंच रहा है। तो एक बेसिक आइडियोलॉजी मैंने बनाई है क्योंकि यहां से मैं देखना चाहता हूं कि यहां से जनरेटर से कितना एक्टिव और कितना रिएक्टिव पावर जाता है, और इसको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर फ्लो होने के लिए व्हाट आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, जिसकी वजह से एक्टिव और रिएक्टिव जनरेटिंग एंड से लोड साइड में फ्लो होंगे। एक बेसिक आइडिया लेते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड क्या है, एक ही पोटेंशियल है तो एक ही मान लेते हैं, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवीएल लिख सकते हैं। अगर आप घूमना चाहें तो यहां से केवीएल घूम जाएंगे, प्लस करंट जहां से एंटर करता है प्लस से एंटर करता है, माइनस से निकलता है। ये एनालॉजी मैंने नेटवर्क में बता दी है। और केवीएल जब घूमोगे यहां पर इक्वेशन लिखना स्टार्ट करोगे तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूं, ई एंगल डेल है ना, केवीएल का एक्सप्रेशन लिखना है, इक्वल टू वी एंगल 0 प्लस I इंटू -5 और R प्लस जे एक्स। ठीक है, इस तरह का मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ई एंगल डेल वी एंगल 0 डिग्री प्लस इस I और -5 को क्या मैं ऐसा खोल सकता हूं, I cos phi माइनस जे I sin phi। ठीक है, देन R प्लस जे एक्स, इस तरीके से मैं कर सकता हूं इसको। ठीक है, I एंगल -5, तो माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस लगता। ये आपको सिंपल मैथमेटिक्स का क्या है, जो हमारा मैग्नीट्यूड और एंगल को सिंप्लीफाई हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि मान लीजिए इसको भी मुझे लिखना पड़े, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ई कॉस डेल प्लस जे ई साइन डेल, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं।
ठीक है, क्योंकि ये क्या है मेरा पॉजिटिव एंगल, ये पॉजिटिव एंगल है, इस वजह से मैंने यहां क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। आगे चलते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी एंगल 0 मतलब, तो 0 के साथ तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो असल में डायरेक्टली v लिख सकते हैं। और यहां से अब मैं इसको एक्सपांड करूंगा अगर, तो एक्सपांशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, i cos phi इंटू r, तो हम क्या बोल सकते हैं, i यहां से ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ir cos phi, ir cos phi, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन r में, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस j ix cos phi, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसका मल्टीप्लीकेशन यहां करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस जे आई आर साइन फाइव, ठीक है। और उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इस वाली टर्म में, तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके आई एक्स कितना हो जाएगा, आई एक्स साइन फाइव। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि रियल, देखो कुछ पार्ट रियल है इस वाली इक्वेशन में भी, कुछ पार्ट रियल है, इसमें भी कुछ रियल है, इसमें कुछ पार्ट इमेजिनरी का मतलब जो जे के साथ है, इमेजिनरी का मतलब क्या है, जो जे के साथ में है, तो जे के साथ कुछ टर्म है, इधर भी कुछ जे के साथ है, तो मतलब यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, रियल और इमेजिनरी को अलग कर दें अगर, तो हम यहां से क्या करते हैं, सबसे शुरुआत में अगर मैं रियल को अलग कर दूं, रियल पार्ट को अलग कर दें अगर हम लोग रियल पार्ट को, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ई कॉस डेल, इस साइड में तो रियल क्या है इतना, ई कॉस डेल है, और इधर रियल क्या है, प्लस वी, यहां से क्या हो सकता है, वी प्लस, और बताइए आई आर कॉस फाइव, उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो और क्या हो सकता है हमारा, ये है आई एक्स साइन फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से लिखी जा सकती है इस इक्वेशन को। तो अभी मैंने रियल को कंपेयर किया तो इस तरीके से आया। अभी पहले रियल को ही एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने सिंगल जनरेटर लिया है, फॉर वन जनरेटर या सिंगल जनरेटर, जो लोड एंगल है वो काफी स्मॉल होता है, स्मॉल कंसिडर कर लें, ठीक है, स्मॉल कंसिडर कर लें, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस डेल इक्विवेलेंट टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1, क्योंकि अगर कॉस के साथ जो एंगल है वो बहुत छोटा है तो कॉस डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से भी मान सकते। दूसरा एनालॉजी ये दिया जा सकता है कि लोड एंगल, देखिए यहां पे कि जब आपका, क्योंकि लोड एंगल पे क्या होगा हमारा, कोई भी लोड एंगल पे सिर्फ एक्टिव पावर रिप्रेजेंट करेगा, एक्साइटेशन वेरी नहीं करता है, इस वजह से भी हम लोग कॉस डेल को 1 लिख देते हैं। तो सेकंड वाली बात आपको समझ में ज्यादा अच्छे से नहीं आई होगी क्योंकि ये आगे के कुछ टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब अभी ये ध्यान रखिएगा, फॉर सिंगल जनरेटर लोड एंगल स्मॉल है तो कॉस डेल को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक जनरेटर को लेके बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ई कॉस डेल क्या हो जाएगा हमारा, ई कॉस डेल, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ई कॉस डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। तो ई वी प्लस आई आर कॉस फाइव प्लस आई एक्स साइन फाइव। अब मैं यहां से क्या करूंगा, v को इधर लेके आ जाऊंगा, तो e माइनस वी इक्वल टू आई आर कॉस फाइव प्लस आई एक्स साइन फाइव, इस तरीके से लिख सकता हूं। और मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एक तो इस पूरी इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई और v से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। और मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, e माइनस वी को मैं डेल वी लिख देता हूं, e माइनस वी को क्या लिख दिया मैंने, डेल वी लिख दिया। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये v का मल्टीप्लाई जब इधर किया, अभी मैंने क्या किया, v का मल्टीप्लाई और डिवाइड के कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जब v का मल्टीप्लाई अलग अलग टर्म में करेंगे तो vi cos फाइव एक्टिव पावर, तो p और r तो पहले से था, pr प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, vi साइन फाइव मतलब qx डिवाइडेड बाय v, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी यहां से बन रही है। अब इस इक्वेशन में देखिए कि मान लीजिए ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है। और यहां पे साथ में ये भी लिख देता हूं मैं कि डेल वी का मतलब क्या है, डेल वी का मतलब है ई माइनस वी, ठीक है, ई माइनस वी डेल वी का मतलब है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि फॉर ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा आपका इंडक्टेंस डोमिनेट होगा, तो इंडक्टेंस की वजह से आपका हमेशा क्या रहेगा, रिएक्टेंस ज्यादा रहेगा,
तो रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस, इस वजह से क्या हम रेजिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली जीरो या नेग्लिजिबल मान ले तो कैसा रहे? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं? बेसिक पावर फ्लो कंडीशन की जुगाड़ में है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस वाली टर्म है जीरो हो जाएगी, तो आपका Q क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू V इंटू डेल वी डिवाइडेड बाय एक्स, V इंटू डेल वी डिवाइडेड बाय एक्स। और ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये क्या दे रहा है? अब समझिएगा, इधर का जो टर्मिनल वोल्टेज है अगर वो कांस्टेंट रहता है, और ज्यादातर वो कांस्टेंट बना हुआ रहता है, और ये भी एक्स भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो डब्बा बना है इसका मतलब ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसका मतलब v भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट। इसका मतलब q इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? डेल वी हो जाएगा। और डेल वी असल में प्रोपोर्शनल है E माइनस वी, मतलब कि यहां से जो रिएक्टिव पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो जो नेटवर्क पढ़े हुए लोग हैं वो एकदम सख्ते में आ जाते हैं कि आज तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट फ्लो होते हुए देखा था, दैट इज इन नेटवर्क। यहां पर सॉरी, पावर सिस्टम में क्या है कि जो आपका रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और डायरेक्शन जनरेटिंग एंड से लोड साइड में फ्लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होना चाहिए? आपका ज्यादा होना चाहिए। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि रिएक्टिव पावर फ्लो, रिएक्टिव पावर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। रिएक्टिव पावर डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, या हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्टिव पावर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक और पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि ऑलवेज रिएक्टिव पावर कहां से कहां तक फ्लो करता है? मतलब पॉजिटिव रिएक्टिव पावर। अब साइन नेगेटिव कर दे तो सेंस बदल जाएगा, बट पॉजिटिव जो रिएक्टिव पावर है वो कहां से कहां तक फ्लो होगा? आपका सेंडिंग एंड जो कि बड़ा वोल्टेज होगा उससे छोटा वोल्टेज, मतलब हायर पोटेंशियल टू, ये जो रिएक्टिव पावर है कहां से कहां फ्लो हो रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इस बात पे क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2020 में। गेट 2020 का जो अभी 8 फरवरी को पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन है रिएक्टिव पावर्स को लेके। और इस कॉन्सेप्ट को, ये प्योरली इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल है, जो अंडर एक्साइटेशन ओवर एक्साइटेशन जनरेटर का जो केस पढ़ेंगे उसको और इस कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल, ट्रू एंड फॉल्स वाली कैटेगरी में। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा जरूर, गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, तो रिएक्टिव पावर कैसे फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में नहीं जा रहा हूं मैं रिएक्टिव पावर के, अभी ये समझ लीजिए। मतलब यहां से अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दूं कि दोनों अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो गए तो ये डेल वी क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे ही जीरो हुआ तो क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आज से एक बात ध्यान रख लीजिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, बट आपको दिखाऊंगा मैं कि दोनों साइड का वोल्टेज अगर 1 पर यूनिट रख लूं तो भी रिएक्टिव पावर की वैल्यू निकालते हैं, बट वो जो वैल्यू निकलती है उसका सेंस क्या होता है वो आगे चल के हम बताएंगे। तो अभी के लिए, अभी बेसिक्स में सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको अभी के लिए कि रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? पहली चीज तो वोल्टेज पे। और कौन से वोल्टेज पे? डिफरेंस ऑफ वोल्टेज पे। कौन से डिफरेंस ऑफ वोल्टेज पे? अगर डायरेक्शन ये रखना है आपको, डायरेक्शन रिएक्टिव पावर का सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड, मतलब जनरेटर टू लोड रखना है डायरेक्शन, तो इसका मतलब आपका जनरेटर वाला जो पोटेंशियल है वो हायर होना चाहिए आपके रिसीविंग एंड साइड से। तो इसका मतलब E माइनस वी होना चाहिए, तभी आपका Q या रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी वोल्टेज। चलिए अब बात करते हैं इमेजिनरी टर्म की। तो आपका समझ में आ गया, तो रिएक्टिव पावर किससे रिलेटेड है? वोल्टेज से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका? E, यहां से E साइन डेल, और इधर से क्या हो जाएगा? IX cos फाई, और ये हो जाएगा माइनस IR। तो जे को कंपेयर कर लिया तो जे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं? E साइन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? IX cos फाई, और उसके बाद आपका दे रखा है माइनस IR साइन
साइन फाई। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से भी वोल्टेज का मल्टीप्लाई और वोल्टेज का डिवाइड कर दूं तो यहां से भी कुछ एक्सप्रेशन निकलेगा। तो ये हो जाएगा ई साइन डेल, तो यहां से वी आई कॉस फाई मतलब पी एक्स माइनस वी आई साइन फाई क्यू आर डिवाइडेड बाई वी, और वापस से वही वाली चीज जो कि x ग्रेटर देन आर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, r को नेग्लिजिबल मान लेता हूं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ये जैसे ही जीरो हुआ तो p का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई वी बाई एक्स साइन डेल। आ रही बात समझ में? फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले या पिछले 1 या 2 लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इस फॉर्मूले को। तो इसका डेरिवेशन आया है p इक्वल टू EV अपॉन एक्स साइन डेल। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझने वाली है। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां से इसको देखना, ये जो फॉर्मूला है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को जब लगाते हैं और आपको इंपीडेंस JX दे रखते हैं तो नीचे J पुट कर देते हैं। आपको ये J पुट नहीं करना अलग से, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है ये कहां से आई है, जो JJ को कंपेयर करके आई है। तो अननेसेसरी अगर J लिखा भी रहे तो आपको J पुट नहीं करना है ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज करने में। बहुत सारे स्टूडेंट EV रखते हैं और X के साथ J की क्वांटिटी भी लगा देते हैं। J की क्वांटिटी नहीं लगानी, आपको क्लियर बात है कि जो डेरिवेशन आया इसका मतलब क्या है, कहां से आया, ये J की इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके आया, तो आपको वापस से J लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए ये तो कांस्टेंट है, ये तो V कांस्टेंट है, X कांस्टेंट है, यहां की बात ही। ठीक है, तो यहां पर अगर ये जो E है, E को बोलते हैं एक्साइटेशन, और ये भी अगर एक्साइटेशन भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इफ एक्साइटेशन कांस्टेंट देन P इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल, और थोड़ा रफली हम लोग लिखें तो प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू डेल ऑफ डेल। ठीक है, डिफरेंस ऑफ लोड एंगल, क्यों अभी बता देता हूं, डिफरेंस ऑफ डेल एंगल, तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ डेल एंगल पे प्रोपोर्शनल है थोड़ी देर के लिए। अभी आपने डिफरेंस क्यों लिखा आपको मैं बताता हूं। डिफरेंस का मतलब क्या है, यहां पर थोड़ी देर के लिए डिफरेंस का मतलब है, समझना, डिफरेंस डेल का मतलब है डेल वन माइनस डेल टू। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको डेल वन मान लेता हूं, इस डेल को क्या मान लेता हूं, डेल वन, और इस जीरो को मान लेता हूं डेल टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डिफरेंस ऑफ डेल है, तो डेल वन कितना है हमारा, डेल है, और ये माइनस है, मतलब मैं डिफरेंस बोलूं या फिर क्या बोलूं, डेल बोलूं, बात तो एक ही, बट आपका कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा हो जाए कि डेल यहां पर और यहां जीरो नहीं हो, कुछ और एंगल हो जाए, तब आपको दोनों का डिफरेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि P इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डेल, मतलब लोड एंगल के डिफरेंस पे। तो एक्टिव पावर इज डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ डेल, जिसको हम लोग बाद में चल के डिफरेंस ऑफ डेल बोल देंगे, क्योंकि रिसीविंग एंड हमेशा काय पे रहेगा, जीरो पे रहेगा इस केस में, और ज्यादातर केस में जीरो पे ही रहेगा। तो तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब एक्टिव पावर का डायरेक्शन अगर ये रखना है कि जनरेटिंग स्टेशन से लोड साइड में, तो जनरेटिंग स्टेशन जिधर से ट्रांसफर हो रहा है उसका लोड एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सेंडिंग एंड साइड का क्या होना चाहिए, लोड एंगल शुड बी एडवांस्ड, है ना। मतलब सेंडिंग एंड लोड एंगल शुड बी एडवांस। ठीक है, कंपेयर टू दी, समझ ही गए बाकी चीज तो। ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू लोड एंगल। यहां से 2-3 बातें क्लियर हो गई। आपने 4 क्वांटिटी बड़ी, कॉम्प्लेक्स को थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर क्या असल में कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव। एक्टिव पावर किस पे डिपेंड है, हमारा लोड एंगल पे। रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड है, हमारा वोल्टेज डिफरेंस पे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू लोड एंगल, मतलब लोड एंगल के वेरिएशन से क्या वेरी होगा आपका एक्टिव पावर, और वोल्टेज मैग्नीट्यूड के वेरी होने से क्या वेरी होगा आपका रिएक्टिव पावर। तो 4-5 क्वांटिटी के बीच में आपको रिलेशन पता चल गया, एक्टिव पावर लोड एंगल, रिएक्टिव पावर वोल्टेज मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव। तो एट दिस नोट आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, मिल चुकी है।
अब आपको ये सेंस आ जाना चाहिए कि एक्टिव पावर किसको बोलते हैं, ये किस पर डिपेंड होता है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग रहोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकली बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होना है आपका, कॉन्सेप्ट एनालिटिकल माइंड आपका डेवलप होना है, ठीक है, इसको डेवलप करना। अगर ये डेवलप कर लिया, बेसिक्स डेवलप हो गए, तो आप बिना पेन उठाए भी गेट के क्वेश्चन कर दोगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको ये प्रूफ करा के बताऊंगा, आप बिना पेन उठा के भी न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपको कंडीशन क्लियर हो गई, इसके बेसिस पे एक या दो न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी।